2 कदम आगे आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुझे यहाँ बुलाने के लिए। पुरस्कार पाते पाते गला भर गया है, तो वैसे कोई बहुत ज़्यादा उत्साह आपके भीतर बचता नहीं, लेकिन मुझे पता था कि जिनकी स्मृति में ये पुरस्कार पाने जा रहा हूँ, ज़रूर मुझे वहाँ कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जो पहले कभी नहीं मिला और शायद आगे कभी नहीं मिलेगा। हमारी हिंदी में 2 ही श्रेष्ठतम हैं, एक हिंदी बोलने वाले मजदूर और दूसरा हिंदी में लिखने वाले साहित्यकार। इन दोनों ने अपनी गुमनामी, मशहूरियत, मशरूफियत सबके साथ जो हासिल किया, जो हम लोगों के लिए छोड़ा है, हम उसका हिसाब कभी नहीं चुका सकते हैं। हमें नहीं मालूम कि हमारे बाप दादा कहाँ कहाँ गए और मजदूरी की उन्होंने, और हम आज की पीढ़ी के लिए क्या क्या जोड़ गए, और आज भी आप लोग आने वाली पीढ़ी के लिए क्या क्या जोड़ रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि हमारे महान साहित्यकारों ने कितना कुछ लिखा है, उसे हम नई पीढ़ी तक उस रूप में पहुंचा पाएंगे कि नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, और जब भी प्यार मिल जाता है, संसार मिल जाता है। इस आयोजन में जो लोग हिस्सा लेने के लिए कलफ वाला कुर्ता पहनकर आए हैं, उनका विशेष रूप से मैं शुक्रगुजार हूँ, और जो लोग रोज के कपड़े में आए हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। कलफ वाले कुर्ते में जो लोग आते हैं तो लगता है कि अभी जोश है, किसी को सुनने चलना है तो थोड़ा सा संवर के चलते हैं। तो आप सबका शुक्रिया, और जो जैसे है वैसे ही दौड़कर पहुंच जाए, इससे अच्छी महफिल क्या हो सकती है। तो आपका भी शुक्रिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। रेणु जी जिस तरह के रिपोर्टर थे, ऐसा रिपोर्टर तो अब नहीं मिलेगा। जिस तरह की पत्रकारिता, साहित्य छोड़िए, मैं उस पर बात करने योग्य नहीं हूं, वो कर गए, लोगों का हाल बता गए अपनी कलम से, अब लोग नहीं कर पाएंगे। सब कुछ बदल गया है, कैमरा आ गया है, मूवी कैमरा आ गया है, जिसके लिए वो तरस रहे थे कि अगर मेरे पास मूवी कैमरा होता तो मैं पटना की बाढ़ को दूसरे तरीके से कैद करता और उसमें जिंदगी को दिखाता। जो लिखना चाहता था उसके पास तब कैमरा नहीं था, आज सबके पास कैमरा है, कोई लिखना नहीं चाहता, लिखने नहीं दिया जाता। खबर के नाम पे सरकार आ रहे हैं, 32 सरकारें हैं, राज्य से लेकर केंद्र तक 30-32 सरकारें हैं, लेकिन टीवी पर 2 ही सरकारें चलती हैं, एक यूपी की सरकार और एक दिल्ली की सरकार, बाकी सब बेकार। ये है आज की पत्रकारिता। आपको एक दूसरी दुनिया की फिल्म दिखाई जा रही है, जो है नहीं वो होता हुआ नजर आ रहा है, और जो हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो रच रहा है, ये कौन है? ये साहित्यकार नहीं है, ये कोई ऐसा रच रहा है जो आपके सामने जादू दिखा रहा है। हर दिन टेलीविजन पर आपकी जिंदगी नहीं होती है, आपके मसले नहीं होते हैं, कुछ और बातें होती हैं, वो उनके मसले होते हैं। बहुत ही डरावना दौर है, लेकिन लगता बहुत सुहावना है, बहुत ही सुहावना लगता है।
आप टेलीविजन खोलिए तो हिंदुस्तान देखिए कितना खुशहाल है। सिर्फ 3-4 मुद्दे बच गए हैं, बाकी का समाधान हो गया है। दुनिया में ये इकलौता मुल्क है जिसने अपनी सारी समस्याएं सुलझा ली हैं। सिर्फ 3 तलाक नहीं सुलझा पाया है, सिर्फ बिरयानी का मसला नहीं सुलझा पाया है, और गाय की सेवा करें ये नहीं सुलझा पाया है। इन 3 के अलावा हिंदुस्तान ने 97 मसले सुलझा लिए हैं। ताली बजाइए। तो हमारी पत्रकारिता जिसके हम प्रतिनिधि हैं, रेणु जी की कृति की तरह वो पर्ची पड़ गई है, जिसे जैसे जब जहां मन आ रहा है दखल कर ले रहा है। दिन में रात में परती पड़ी जमीन है, कपड़े साफ करना कीजिए। कोई नहीं बता रहा है कि वहां नौकरियां निकली हैं, चले जाइए। क्या टीवी पे किसी नेता ने आपको बताया कि वहां नौकरियां निकली हुई हैं, चले जाइए? वहां हमने अस्पतालों को अच्छा कर दिया है, चले जाइए? नहीं, अस्पताल अच्छे नहीं करेंगे, आपको 2 रुपए का बीमा दे देंगे। डॉक्टर नहीं रहेगा, थर्मामीटर नहीं रहेगा तो बीमा से बुखार पता चलेगा? नहीं। आपको बुखार है, मलेरिया है, डायरिया है, किससे पता चलेगा? डॉक्टर बताएगा कि बीमा बताएगा? डॉक्टर बताएगा। तो यही होता है। पूछिए अस्पताल कहाँ है, बीमा दिया तो आपको। फिर पूछिए कि ट्रेन टाइम पर क्यों नहीं चल रही है? अरे हमने तो उसका बाथरूम देखिए कितना साफ सुथरा बनवा दिया। तो ये चल रहा है, गुणगान दौर है पत्रकारिता का, जिसमें आपकी जिंदगी नहीं है, लोक नहीं है। नेता अपना साम्राज्य बना रहे हैं, जैसे राजा अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। साहित्यकार क्या करता रहा अपनी जिंदगी में? आज भी वो लोक बनाता है। तो ये सब स्थितियां हैं, आप समझते हैं। आपस में इतना ख्याल रखिएगा, नफरत मत कीजिएगा। वो जो 3 मसले हैं हिंदुस्तान के बच गए हैं, बाकी 97 सुलझ गए हैं, उनकी कसम खा लीजिए, नफरत मत कीजिएगा किसी से। ये नफरत भी आज के जमाने की एक नई मजहब है। इसी मजहब को कुछ लोग आगे चला रहे हैं। वो जल्दी ही अपने आप को भगवान घोषित करवाने वाले हैं। आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, टीवी वालों ने कर दिया। हर दिन आजकल नेता टेलीविजन पे भगवान की तरह अवतरित होते। हम सरकार पूछ रहे हैं, अवतार बता रहे हैं। अवतार तो हम जानते ही हैं पहले से कौन कौन अवतार है। हम सारे अवतारों की पूजा करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। सरकार हम अवतार के लिए तो सुनते नहीं ना। ये जमाना बदल रहा है। हम टेलीविजन वालों की जो दुनिया है, और वो रोज शाम को जो आपको दिखाया जा रहा है, उसमें आपकी जिंदगी नहीं है। देश में मीडिया एक नई सरकार है, कान खोल के सुन लीजिए। वो नया जमींदार है, उसने आपको दिमाग पे, आपके दिल दिमाग पे कब्जा करने का उपाय खोज लिया है। आज नहीं तो कल आपको उठना पड़ेगा और इसी मीडिया से लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़ेंगे तो आप भूखे मरेंगे, और टीवी पे कोई हंसता खिलखिलाता चेहरा नजर आएगा, कोई गाय लेकर गाय की बात करता हुआ नजर आएगा। ये खतरा है, और ये खतरे कई रूप में आते हैं। कभी चला आता है वो बगदादी है, जो इराक में नहीं मरता, सीरिया में नहीं मरता, इधर दिल्ली के टीवी स्टूडियो में मरता रहता है। हर चैनल में बगदादी रोज मरता है। वो जो ट्रंपवा है उसको भी नहीं मालूम कि बगदादी कब मरा, नहीं मरा, ट्रंप साहब को भी नहीं मालूम। लेकिन टीवी में उधर कोई गया नहीं होगा इराक और सीरिया में, रोज एक बगदादी मरता है। पता है क्यों मरता है? इसलिए मरता है ताकि मरने को लेकर आपके भीतर जितनी भी संवेदनशीलता बची है वो मिट जाए। संवेदनशीलता मतलब यही हुआ कि कोई मरता है तो आपको तकलीफ होती है, दुख होता है कि पड़ोस में कोई मर गया है, घर में कोई मर गया।
तो वो बगदादी को नहीं मारता, आपको तैयार करता है कि आप मरने को लेकर पहले की तरह ना रहें, आप पत्थर हो जाएं। और जब आप पत्थर हो जाएंगे तो उसके बाद बहुत से लोग मार दिए जाएंगे। हो सकता है जिसमें आप भी शामिल हो, हम भी शामिल हो। इसलिए पत्थर होने से बचाइएगा। अब पत्रकारों के हाथ में ये माइक नहीं रहने वाली है कि जिससे कोई आकर वो बात कह देगा। अब वही हुजूर आएंगे जो आपको नहाने से लेकर खाने तक का ज्ञान देंगे और उन्हीं से सुनना पड़ेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि संत हैं कि नेता हैं कि सरकार हैं कि अवतार है, समझ में नहीं आएगा। अब पत्रकार तो होगा नहीं, वो अब है भी नहीं। तो इतना पता चलना चाहिए, जब भी आप टेलीविजन देख रहे हैं सावधानी से देखिए, दिमाग लगाकर देखिएगा कि जो भी बात कही जा रही है उसका आपकी जिंदगी से क्या लेना देना है। अगर आप नहीं समझेंगे आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ये जो नफरत के लिए पीढ़ियों को तैयार किया जा रहा है, अभी समझ लीजिए, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ लाशों पर जाकर खत्म होती है, ये कहीं और जाकर खत्म नहीं होती है। मैं बहुत ही साफ और सरल लहजे में कह रहा हूं, इसलिए इस पत्रकारिता से सावधान हो जाइए। आपके महीने के हजार रुपए खर्च हो रहे हैं अखबार पढ़ने में, टीवी देखने में और आजकल ये व्हाट्सएप पर अफवाह फैलाने में। एक व्हाट्सएप चल पड़ा है आपके फोन पे, रोज सुबह तरह तरह का झूठ बवंडर फैलाया जा रहा और आप अपनी टूटी हुई सड़क को नहीं देख पाते कि गांव के बाहर की सड़क टूटी हुई है, लेकिन कल्पना लोक में चल रहे हैं कि हम सबको एक एक प्राइवेट पुष्पक विमान मिल गया है, उड़ रहे हैं ऊपर, इधर से पूर्णिया से जा रहे हैं अररिया, अब कहीं रोड पे चलने की जरूरत ही नहीं है। तो बचिए इन सब चीजों से। देखिए स्कूल में मास्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो किस तरह से पढ़ाई कर रहा है, अस्पताल में डॉक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपकी कमाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी, इन सब सवालों को देखिए। गाय हम चरा लेंगे, गाय हम पाल भी लेते हैं और घर में 4 रोटी बनेगी तो इतनी श्रद्धा रखते हैं कि पहली रोटी हम गाय को ही खिलाते हैं। इसलिए वो गाय को लेकर टीवी पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, एक जो वो भीड़ आती है, मरने वाले की चिंता मत कीजिए, उनकी तो चिंता कीजिएगा ना जो मारते हैं। वो मारने वाले में अगर आपके घर के बच्चे होंगे तो किसी को मार के कलेक्टर बनेंगे कि हत्यारा बनेंगे? क्या बनाना चाहते हैं आप लोग? हत्यारा। तो इसीलिए वो भीड़ बनने से बचिएगा। उस भीड़ में अगर आपका बच्चा गया और वो किसी को मार कर आया, भले ही थाना पुलिस वाले उसको बचा लेंगे, सरकार बचा लेगी, घर वाला तो पता है ना, और जिसने मारा है कि वो हत्यारा बन गया है, वो पूरी जिंदगी अपने आप से भागेगा और सरकारें उसका इस्तेमाल करके, राजनीति उसका इस्तेमाल करके छोड़ देंगी। बहुत से लोग आपके आसपास छूटे पड़े हैं, घूम रहे हैं, जैसे सांड होता है ना, घूम रहा होता है, उसका जरूरत नहीं रहता है। तो नेता लोग भी इसी तरह से लोगों का इस्तेमाल करके सांड की तरह छोड़ देता है गाँव में। वो घूम रहा होता है, कोई उसको लुटिया रहा होता है, कोई जुटिया रहा होता है। तो बचिएगा, ये अच्छा नहीं है। हम सब एक दूसरे को मोहब्बत करना सीखें। किसी में कोई कमी है तो हाथ बढ़ा के पूरा कर दीजिए, और कोई आपसे ताकतवर है तो उसका हाथ पकड़कर अपनी कमी पूरी करिए। एक दूसरे पर भरोसा कीजिए, इतना ज्यादा शक मत कीजिए। हम सब एक इस मुसाफिर खाने में कुछ ही समय के लिए, ज्यादा दिनों के लिए नहीं है। आपका मकान, दुकान, गाड़ी, प्रतिष्ठा सब मिट्टी है, ये सब यही रह जानी। इसलिए झगड़ा मत कीजिएगा किसी से भी। ये अखबार वाला, टीवी वाला और मोबाइल फोन पे व्हाट्सएप वाला आपको झगड़ा करा रहा है। आपका लड़का जोश में किसी दिन अपराध में पड़ जाएगा, हत्यारा बन जाएगा।
गाय बचाने की बात है, मिलकर तय कीजिए, एक अच्छा सा चारागाह बनाइए, घास रखिए, गाय को हरी हरी घास खिलाइए, आनंद आएगा देखकर। वो जो प्लास्टिक खा रही है सड़कों पे, वो कोई नहीं हटाने जा रहा, घास की व्यवस्था कोई नहीं कर रहा। जो रक्षा की बात करता है वही गौशाला के जमीन पर कब्जा करके एमएलए बन गया है, नहीं बन गया है, गलत कर रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन आप एक दूसरे को मारिए मत। जरूर गाय के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि हमारी गायों को हरी घास नहीं मिल रही है, उनको जरूरत है अच्छे खाने की, अच्छे भोजन की, उनको जरूरत है, हमें कुछ करना चाहिए। उनको भी कैंसर हो जाता है, गायों को भी प्लास्टिक खाते खाते। आपने कभी किसी को टीवी पे इसकी बात सुनी कि गाय को कैंसर हो रहा है तो कैसे रोका जाए? एक आदमी गाय लेके जाता है, उसको मारने की खबर सुनी होगी आपने। तो आप क्या बन रहे हैं? ये बगदादी जो है आपके भीतर संवेदनशीलता को मार रहा है, ताकि आप हर मौत को सामान्य मान लें और खुद भी बगदादी को मारने वाला बन जाए। रोज एक बगदादी को टीवी पे मार मत कीजिएगा। आपकी किस्मत है कि आप एक ऐसे गांव में हैं जहां जन्मे पंचनाथ रेणु के मुकाबले आज तक कोई खड़ा नहीं हो सका। उनकी रचना में आप ही लोग हैं, वो नहीं है, आप ही लोग हैं, आप ही लोग उनके साहित्य हैं। इसलिए मुझे आकर यहाँ बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। हम सब की जिंदगी से किताबें छूट जाती। देखिए कितने लोग स्कूल पास किए होंगे, दहेज लेके टीम का बक्सा आ गया होगा, किताब नहीं आया, शादी के ब्याह के बाद किताबें नहीं पढ़े, दिन भर दूसरे से बबुआ स्कूल गई पढ़ ला, अरे तू कितना पढ़ा था, अपने तो पढ़त लेकिन बबुआ से पूछा था। तो घर में पढ़ाई लिखाई का थोड़ा माहौल खराब है, पर कोई बात नहीं, खुद भी पढ़िए। हम किताबों से दूर हो गए हैं, जिसका फायदा नेता लोग उठाते हैं, उल्टा सीधा बताते हैं, आपको झगड़े के लिए तैयार करते हैं, आप जाके झगड़ जाते हैं। तो मत कीजिएगा, मोहब्बत से रहिए। आप लोगों ने जो सम्मान मुझे दिया है वो मुंबई दिल्ली वाले नहीं दे सकते, वो वहाँ नहीं मिलेगा। आप सब अपने अपने घरों से आए हैं, इस दोपहर के वक्त आपके आने से मौसम बहुत अच्छा हो गया है। पूर्णिया वालों से थोड़ी ईर्ष्या हो रही है, आपके आने से अच्छा हुआ। हम भट्टी से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? देखिए इतना बढ़िया मौसम है, क्या बात है। लेकिन देखिए जिंदगी में कितनी तकलीफ है, कोई हंसता नहीं है दिल्ली में। धूप देखे 3000 का चश्मा खरीद लेता, फिर भी आंख जल रहा होता। कैसे हंसेंगे जब हम पेड़ जमीन सब बर्बाद कर देंगे? इतनी गर्मी होगी, हंसेंगे कहाँ से? स्कूल का फीस देते देते लोग दांत किया दिया, आप पढ़ाई के नाम पे जीरो। कॉपी चेक किया कीजिए बच्चों का, जब अपने बच्चों की कॉपी चेक करेंगे सरकार की कॉपी चेक हो जाएगी, टीवी देखने की जरूरत ही नहीं है। कॉपी चेक कीजिए कि वो कैसा लिख रहा है, पहली क्लास में कैसा लिख रहा है, 5वीं क्लास में कैसा लिखने लगा है। जैसे जैसे सुधार है वैसे वैसे समझिए सरकार में भी सुधार है। अगर नहीं सुधार है तो समझिए कि सब कुछ टीवी में सुधार है। जो अखबार आता है ये सब राजनीतिक दल में बदल गए हैं। आप अपनी मर्जी से वोट दीजिए, जिसे पसंद करते हैं उसको 100 साल तक वोट दीजिए, लेकिन जिसका जो काम है वो काम तो करेगा। डॉक्टर डॉक्टरी छोड़ के लटरेटी थोड़े करेगा। पत्रकार का काम है खोसे रहना, कहाँ काम नहीं हो रहा है, दिन भर यहाँ गुणगान चल रहा है। वो मत होने दीजिएगा, थोड़ा समझिए, थोड़ा लोगों को बताइए कि एक दिन आने वाला है जब भारत की जनता को इस मीडिया के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा और उसको लड़ना पड़ेगा। आप नहीं लड़ेंगे, आपके सवाल गायब कर दिए जाएंगे। नौकरी के बारे में कोई बात नहीं करेगा, सैलरी के बारे में कोई बात नहीं करेगा, डॉक्टर के बारे में कोई बात नहीं करेगा, बीमा के बारे में बात करेगा। बहुतों के पास बीमा होगा, बीमा से इलाज करा लीजिए, करा के दिखाइए इलाज। जब डॉक्टर नहीं रहेगा तो बीमा से कैसे इलाज कराएंगे, कहाँ कराएंगे? इसलिए हम सबको सोचना है, समझना है। मैं सिर्फ आपसे नहीं कह रहा, खुद से भी कह रहा हूं।
कि आप रेणु के पात्र हैं, किरदार हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, उनकी दुनिया को आबाद रखिएगा। तब तक आबाद रखिएगा, आपको मालूम नहीं कि आपका बच्चा कल को कितना अच्छा लिखने वाला बन जाए, और जब दुनिया उसके हाथों को चूमेगी कि वाह क्या लिखते हो, तो सिर्फ वो इतना कह देगा कि मैं रेणु के गांव से आता हूं, बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उस दिन तक के लिए पैदा होते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपके गांव का वो जो हीरा है वो है हीरा। इसलिए उसकी स्मृतियों को जिंदा रखिएगा, आने वाली पीढ़ियों को बताते चलिएगा। यहाँ फणीश्वरनाथ रेणु पैदा हुए थे, उनकी किताबें हैं, जिंदगी में डॉक्टर इंजीनियर जरूर बनना, मगर रेणु का लिखा हुआ कुछ जरूर पढ़ना जरूर, ताकि किसी को ये ना लगे कि उनके गांव से आता है और उन्हें पढ़ा नहीं है। इतना ही हम कर लेंगे तो हम आदमी बन जाएंगे। बाकी हम गाय पालना जानते हैं, गाय भी पाल लेंगे, इसकी चिंता मत कीजिएगा, लड़िएगा नहीं, बस इतना ही कहने आया हूं। मोहब्बत से रहिए, आजकल इसकी बहुत कमी हो गई है, बहुत कमी हो गई है, किसी से मत लड़िएगा। बहुत सारे सवाल हैं, हम सब की जिंदगी गुजर जाएगी, बस नफरत मत कीजिएगा। कुछ नहीं मिलने वाला है इस नफरत की राजनीति से। मिल जाता तो सबसे पहले मैं नहीं ले लेता। हाँ, मुझे पता है कि कुछ नहीं मिलने वाला। कितना कम वक्त है, हम कितना कम खुश होने का वक्त है, हम दिन भर सुबह वो व्हाट्सएप के मैसेज से नफरत पाले चले जाते हैं। नहीं करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मुझे यहाँ आने का मौका मिला, और आप लोगों ने जो प्यार दिया, मेरी बातें आप तक पहुँची या नहीं पहुँची मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं आपसे कह पाया हूँ, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग आए हैं, और मुझे आप लोगों को देखकर आज बहुत अच्छा लगा है। क्या है कि बर्फी जो है ना, उसका स्वाद भीतर से पता चलता है, चांदी के वर्क से नहीं पता चलता। तो दिल्ली में रहते हैं तो आप मिठाई कम खाते हैं, चांदी का वर्क ज्यादा खाते हैं, जिससे कैंसर हो जाता है। तो बचिए, लाल मिठाई खूब खाइए, लेकिन मोहब्बत के लिए खाइए, और खिलाइए भी लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप